50 साल का एक आदमी था, रात को घर आ गया, खाना खा लिया, हाथ धो लिया, कुर्सी में आके बैठ गया। बैठते ही तुरंत अपना सिर पकड़ के बोलने लगा कि बहुत जोर से हेडेक हो रहा है। उल्टी कर लिया, वहीं पे गिर गया, बेहोश हो गया। घर वाले सब पैनिक में कि हुआ क्या है। तुरंत उसको लेके आए कैजुअलिटी में, सीटी स्कैन कर लिया, पता लग गया कि दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुआ है। सुनने में तो बहुत ये स्कैरी लगता है, बट हाँ, ये हो सकता है, रादर बहुत कॉमनली होता है। हुआ क्या है, एक तरह का ब्लीडिंग है जो दिमाग के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं सबअरेक्नॉइड हेमरेज। तो ये सबअरेक्नॉइड हेमरेज क्या है, ब्रेन के कुछ कुछ हिस्से हैं जिसको हम सबअरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंता ना करो। बट जब भी हमें ऐसा कोई मरीज मिलता है जिसको स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऐसा कोई चोट वोट नहीं लगी, बस बैठा हुआ था, ब्लीडिंग हो गया, स्पॉन्टेनियस सबअरेक्नॉइड हेमरेज जब होता है, हमारा सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि जो हार्ट से ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करने वाले मल्टीपल ब्लड वेजल्स है, वैसे नस तो नहीं कहना चाहिए, बट लेमन लैंग्वेज में नर्व एंड ब्लड वेजल दोनों को नस ही कहते हैं, तो हम इसमें भी नस बोलेंगे। तो जो ये ब्लड वेजल है, तो उसमें कभी कभार अलग अलग ब्रांचिंग वाले साइट में एक बलून जैसा आउट पाउचिंग रहता है। तो ये बलून जैसा आउट पाउचिंग जो हो सकता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एन्यूरिज्म। अब ये होने के लिए किसी के भी दिमाग में हो सकता है, वो नॉर्मल स्कैन में पता तक नहीं चलेगा, वो तभी पता चलेगा अगर आप अपना एंजियो कराते हो। तो एंजियो तो हर कोई वैसे एंजियो को थोड़ी कराएगा, है ना। तो वैसे जब तक है तो वो तब तक पता नहीं चलेगा, बट इस तरह कभी वो फट जाए, फट के ब्लीडिंग हो जाए, तभी जाके पता चलेगा कि अंदर ये था, इस वजह से ये ब्लीडिंग हुआ एंड मरीज का अब ये हालत है। तो जब ऐसा हो तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी ब्लीडिंग हुआ वो कितना सिवियर है। क्या मरीज बिल्कुल बेहोश है या होश में है, अभी भी बात कर रहा है, चल फिर रहा है, बस ये कह रहा है कि उसको बहुत जोर का हेडेक है, या फिर ऑलमोस्ट मरने के हालत में है। तो ये जो ब्लीडिंग है, ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली बस चलता ही रहेगा जब तक पूरा खून खत्म नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम ब्लीडिंग होने के बाद वहां पे ब्लीडिंग रुक जाता है, जैसे ब्लड क्लॉट बनेगा या फिर आसपास का जो ब्रेन है उसको सील कर देता है। जैसे हम पंक्चर टायर को हम जैसे पैच लगा देते हैं, उसी तरह वहां पे जो फटा हुआ एरिया है उसको ब्रेन जो है सील कर देता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब तक ये सील हो जाए तब तक कितना ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था। जाहिर सी बात है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा था तो पेशेंट का आउटकम भी बुरा ही होगा। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं था तो हो सकता है पेशेंट का आउटकम अच्छा हो। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कि मैंने बोला, अगर इस कंडीशन में कोई पेशेंट आ जाए और सीटी स्कैन में सबअरेक्नॉइड हेमरेज दिखे, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या उसके दिमाग के अंदर ये एन्यूरिज्म है या एन्यूरिज्म नहीं है। इसको हम कैसे पता करते हैं, एक तरह का एंजियो है जिसको हम कहते हैं सीटी एंजियो। यूजुअली सीटी एंजियो में हमें पता चल जाता है, बहुत रेयरली एक और थोड़ा सा वन स्टेप अबाउट टेस्ट है जिसको हम डीएसए कहते हैं। कभी कभार डीएसए की जरूरत भी पड़ सकती है, बट यूजुअली सीटी एंजियो करने से हमें पता चलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है ब्लड वेजल में, या ब्लड वेजल सारे नॉर्मल है। तो गड़बड़ का मतलब अगर एन्यूरिज्म है या नहीं है। तो अगर एन्यूरिज्म है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जैसे कि मैंने कहा, अब थोड़ा सा ब्लीडिंग होने के बाद वो तो रुक गया मल्टीपल रीजन की वजह से, बट फटने से पहले वो जितना डेलिकेट था, अब वो उससे भी ज्यादा डेलिकेट है, क्योंकि वो बस थोड़ा सा पैच वर्क के वजह से रुका हुआ है। हमें नहीं पता कि वो दोबारा कब फटेगा, एंड अगर वो दोबारा फटता है क्योंकि वो और कमजोर है, तो इस बार ब्लीडिंग और ज्यादा होने वाला है। तो यूजुअली ये जो सेकेंड ब्लीड है, री रप्चर जो है, पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए जब मरीज सबअरेक्नॉइड हेमरेज लेके हॉस्पिटल आता है एंड स्कैन में अगर हमें दिखता है कि एन्यूरिज्म है, तो हमारा ट्रीटमेंट का जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि री रप्चर को हम प्रिवेंट कर सके। री रप्चर को रोकना ही हमारा सबसे बड़ा गोल है। बाकी जो ब्लीडिंग हुआ है उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, वो सब चीज भी है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट लेकिन सबसे बड़ा जो गोल है वो ये कि उसको दोबारा फटने से हम रोके। तो दोबारा फटने से रोकना मतलब उस एन्यूरिज्म का इलाज करना बहुत जरूरी है। अब इस एन्यूरिज्म का इलाज जो है
दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने कुछ मेडिसिन दे दिया तो एनेरिज्म सील हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें मेडिसिन दे के इसको हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ ऑफ कोर्स मेडिसिन चाहिए अलग अलग रीजन के लिए, बट एनेरिज्म को ठीक करना कोई भी मेडिसिन से नहीं होता है। एनेरिज्म को ट्रीट करने का दो तरीका है, एक ऑपरेशन करके उसको हम क्लिप लगाते हैं, एक तरह का क्लिप आता है जिसको हम एनेरिज्म के बेस पे, एनेरिज्म के नेक पे हम लगा देते हैं ताकि उसके बियॉन्ड ब्लड नहीं पहुंचता है एंड एनेरिज्म जो है बंद हो जाता है। ये हो गया एक तरीका जिसको हम क्लिपिंग कहते हैं। दूसरा तरीका जो है जिसको हम कहते हैं कॉइलिंग, ये एक एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है। अब एंडोवास्कुलर प्रोसीजर क्या है? एंडो मतलब अंदर, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेजल्स के अंदर से होने वाला प्रोसीजर है। ये बहुत कॉमनली आपको ये पता होगा कि जैसे हार्ट के लिए पैर का जो नस है उसके अंदर में से एक कैथेटर को ले जाके जैसे स्टेंटिंग करना आपने सुना ही होगा, तो इसी तरह का जो प्रोसीजर है वो ब्रेन में भी करते हैं। इस तरह का प्रोसीजर करके जो एन्यूरिज्म है उसके अंदर कॉइल भरते हैं ताकि वो जो है कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, वहां पे ब्लड जो डेलिकेट एरिया है वहां तक ना पहुंचे। एंड इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस है, वो हो सकता है सिंपल कॉइलिंग हो सकता है, या कॉइल के साथ एक वहां पे स्टेंट लग गया, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, या फिर ये भी हो सकता है कि एक और डिवाइस है जिसको हम कहते हैं फ्लो डाइवर्टर, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। बट इन सब ट्रीटमेंट में हम अभी बहुत डीपली नहीं जाएंगे। तो हमें ये एन्यूरिज्म को ट्रीट करने का दो तरीका है, तो दोनों के अपने अपने फायदे एंड अपने अपने माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, जिसके बारे में आपको यूजुअली आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिटेल में समझा देते हैं। तो पहले तो देखते हैं हम क्लिपिंग के बारे में। अब ये जो क्लिपिंग है ये एक ऑब्वियसली ऑपरेशन है, ये खोल के होता है। तो कोई भी जब हम ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे या फिर जब आपको कोई ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑपरेशन क्यों करना है, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका जो नेचुरल कोर्स है वो क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला था, एक सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन करने का ये है कि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये दोबारा फटने वाला है, दोबारा फटेगा तो ये जानलेवा हो सकता है। तो वो एक कारण है। दूसरा एक और कारण है जिस वजह से इसको ऑपरेशन करना इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, वो कारण मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ओके, तो सेकंड क्यों करना है हो गया, सेकंड है क्या करते हैं हम एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैंने बोला, हम खोल के, खोपड़ी खोल के जिस जगह पे ये ब्लीडिंग हुआ है, अलग अलग ब्लड वेजल्स है ब्रेन के अंदर जहाँ पे ये हो सकता है कि एन्यूरिज्म बना है, तो वो हम एन्यूरिज्म के पास जाते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं, जो कलेक्टेड ब्लड है उसको निकाल देते हैं एंड उसको अच्छी तरह से डिसेक्ट करने के बाद सिर्फ वो एन्यूरिज्म के ऊपर हम अपना क्लिप लगा देते हैं। तो क्लिप लगा के उसको हम बंद कर देंगे। तो ये है ऑपरेशन इन ब्रीफ। थर्ड चीज, कोई भी ऑपरेशन में आपको ये समझना है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, क्या क्या खतरे हैं। देखिए, ये एक कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि दो तीन लोगों ने बोल दिया ऑपरेशन करा लो तो आपने करा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आप करा रहे हो, अपने रिलेटिव का ये ऑपरेशन करा रहे हो, तो क्यों करा रहे हो, एंड सब कुछ ठीक चला तो बहुत अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो किस तरह के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए, कॉम्प्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो कोई भी सर्जन चाहता नहीं कि अपना काम खराब हो, है ना। हर कोई चाहता है कि वो सर्जन ही क्या, मतलब कोई भी, वो चाहे पेंटर हो या कुछ और हो, कोई नहीं चाहेगा कि अपना काम खराब हो। हर कोई यही चाहता है कि अपना काम से जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही हो। तो सिमिलरली इस ऑपरेशन में भी कोई सर्जन चाहेगा नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन है। न्यूरोसर्जरी के अंडर अगर आप किसी को भी बोलोगे कि अगर 1000 अलग अलग ऑपरेशन है तो उसमें से टॉप 10 कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कौन सा है, एन्यूरिज्म क्लिपिंग भी उसमें आ जाएगा। तो एक तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बार फटा हुआ है दोबारा फट सकता है, कभी भी फट सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पे हड्डी निकाल दिया एंड उसके आसपास जब हम काम कर रहे हैं तो तब फट सकता है। तो घर पे जो फटा एंड ऑपरेशन के दौरान जो फटा, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि घर पे जब फटा था तो वो एक बहुत क्लोज्ड स्ट्रक्चर था,
वहां पे ब्लड क्लॉट बन के सील होने के चांसेस ज्यादा है। जब लेकिन सब खुला हुआ है तो लिटरली जैसे कि आपने टैप खोला हो उस टाइप का ब्लीडिंग हो सकता है, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का एक रिस्क है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपका जो सर्जन है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड वर्ड सब रिजर्व करके दे रखेंगे, बट फिर भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, पेशेंट वो ब्लड लॉस को टॉलरेट ही नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो हम क्लिप लगाते हैं वो सिर्फ एन्यूरिज्म को पकड़ना है, इंस्टेड ऑफ दैट अगल बगल के अगर कोई नॉर्मल ब्लड वेसल भी उसमें अगर फंस जाए तो उस हिस्से का ब्लड सप्लाई, ब्रेन का जो उस हिस्से का ब्लड सप्लाई जिसको ये नॉर्मल ब्लड वेसल कर रहा था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ब्रेन में डैमेज हो सकता है। और कोई भी चाहेगा नहीं कि कोई नॉर्मल ब्लड वेसल उसमें फंस जाए, बट क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर वो फट जाए तो इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा कि वहां पे विजिबिलिटी कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि कुछ दिखता ही नहीं कि चल क्या रहा है। तो उस दौरान हो सकता है कि अच्छे से डिसेक्शन नहीं हुआ, जो क्लिप का जो एंड था वो किसी और ब्लड वेसल को पकड़ रहा है। बट हाँ, ऑब्वियसली कोई सर्जन चाहेगा नहीं कि कोई भी, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, नॉर्मल ब्लड वेसल क्लिप में फंस जाए और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो बाकी जैसे कि मैंने कहा, अब अगर कोई भी कारण से किसी भी एरिया का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। तो वो एक साइड में कमजोरी हो सकता है, या फिर होश में प्रॉब्लम, कोमा में जाना, या फिर इवन लाइफ का भी रिस्क रहता है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी है, इसमें 5 से 10% तक लाइफ का भी रिस्क रहता है। तो इसमें पॉइंट ये है कि ये रिस्क उठाए बिना इस कंडीशन को कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कॉन्फिडेंटली बोले कि हाँ मैं ये ऑपरेशन करूंगा एंड 100% कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सर्जन आपको कह रहा है कि इसमें 0% कॉम्प्लिकेशन चांस है, एन्यूरिज्म ऑपरेशन में 100% वो अगर ठीक ठाक कर देगा, तो एक सिंपल चीज है, वो आपको झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क तो होता ही है। हालांकि हर कोई अपना 100% एफर्ट लगाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बट 100% कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये तो बस ऊपर वाले की मर्जी है। तो ये है। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि वो इसमें खर्चा कितना आएगा। तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के हॉस्पिटल सेटअप में हो, क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, या आप मेडिकल कॉलेज सेटअप में हो, या फिर आप कॉर्पोरेट सेटअप में हो। तो कॉर्पोरेट सेटअप में एक और बात यह है कि जो अल्टीमेट इवेंचुअल ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि वो पेशेंट आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए तो आपका खर्चा कम आएगा। अगर पेशेंट काफ़ी टाइम तक अगर आईसीयू में रहा, अगर काफ़ी टाइम तक बेहोश रहा, वेंटिलेटर में रहा, तो काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए जो अपर लेवल है उसको कोई नहीं बता सकता, बट ऑपरेशन पर से ऑपरेशन का कॉस्ट लगभग 2 to 3 लाख तक आपको यूजुअली कॉर्पोरेट सेटअप में होता है, टायर 2 सिटी में। मेट्रोज में ये 4 से 5 लाख तक हो सकता है। ये मैं ऑपरेशन का कॉस्ट बता रहा हूँ। बाकी जैसे कि मैंने बोला, टोटल हॉस्पिटल एक्सपेंस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट आउटकम, जैसे कि मैंने पहले बोला था, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ब्लीडिंग हुआ है, पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है। एक जनरल आप ये मान सकते हो कि जो कॉइलिंग प्रोसीजर है उसका खर्चा क्लिपिंग से बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। बट उसमें आपको कुछ कुछ एडवांटेजेस है कि बाहर से कोई चीरा नहीं रहेगा, प्रोसीजर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, एंड सेफ्टी का भी कुछ कुछ ऐसे एन्यूरिज्म्स है जिसमें कॉइलिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सेफ है कंपेयर टू क्लिपिंग। तो अगर ये चाहे कॉइलिंग हो या क्लिपिंग हो, अगर अच्छे से हो जाए तो मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशन के जो पॉसिबिलिटी है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते, उसके बाद भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसको हम कहते हैं वैसोस्पैज्म। अब ये वैसोस्पैज्म क्या है? देखिए, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर से फ्लो हो रहा था, है ना। तो ये ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हुआ, ये अभी बाहर ब्लड वेसल के बाहर हर जगह पे फैला हुआ है। तो ये जो बाहर जो ब्लड है, जो ये एन्यूरिज्म के फटने की वजह से ये जो ब्लड वहां पे कलेक्टेड है, वो नॉर्मल ब्लड वेसल को इरिटेट करके उसको पतला कर देता है। तो पतला करके
जो उसका डायमीटर रिड्यूस होता है, इसको हम वैसोस्पैज्म कहते हैं। ये इन अ वे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ब्रेन कोशिश कर रहा है कि आसपास वाला ब्लड वेसल पतला हो जाए, उससे दोबारा एन्युरिज्म के फटने के चांसेस कम हो जाए। बट ऑब्वियसली जितना मोटा पाइप जितना पानी ले जा सकता है, पतला पाइप उतना पानी नहीं ले जा सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लड वेसल पतला हो जाए तो ब्रेन के लिए जितना खून चाहिए, ब्लड वेसल जितना ब्लड उसको कैरी करना है, पतला होने के बाद वो उतना कैरी नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में डैमेज हो सकता है। तो ये जो वैसोस्पैज्म है, ये होने के लिए 3 दिन से लेके 3 हफ्ते तक इसका रिस्क विंडो है एंड यूजुअली 7 to 10 डेज तक इसका मैक्सिमम रिस्क रहता है। एंड मान लो अगर वैसोस्पैज्म हो रहा है तो बहुत सारे इंजेक्शंस है जो हम चलाते हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा बीपी को बढ़ा देते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये एक पतला जगह है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ब्लड चला जाए। तो कैसे जाएगा? अगर ब्लड फोर्सफुली जा रहा है तो हो सकता है पतला सा जो ब्लड वेसल है उसके अंदर भी खून जाए। तो इसीलिए हम बीपी को बढ़ा के ब्लड को फोर्सफुली भेज देते हैं। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने बीपी बढ़ा दिया क्योंकि वैसोस्पैज्म हो रहा है और ब्लड बहुत फोर्सफुली जा रहा है, और अगर आपने एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो क्या होगा? फोर्सफुली ब्लड जाके एन्युरिज्म को मारेगा और वो दोबारा फट जाएगा, है ना? तो इसीलिए वो सेकेंड रीजन है जो मैं पहले बोल रहा था ना, कि आपको क्यों एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट कराना है। वो इसलिए कि अगर हमको कल वैसोस्पैज्म का अगर ट्रीट करना है, जिसके लिए कुछ कुछ मेडिसिन देना है, बीपी को बढ़ाना है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रखा हो, चाहे वो क्लिपिंग से हो या कॉइलिंग से हो, लेकिन एन्युरिज्म का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होना या कुछ टाइम बाद दिमाग के अंदर पानी भर जाना। ये इसमें भी 2 तरीके हैं, एक एक्यूटली, एक इमीडिएटली भी पानी भर सकता है। एक कुछ टाइम बाद, मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पानी भर सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस। उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। अगर 2-3 महीने बाद वहां पे पानी भर रहा है और दैट मीन्स हाइड्रोसेफलस हो रहा है, तो उसके लिए वी शंट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ओवरऑल ये एक ब्रॉडर व्यू है एन्युरिज्म रप्चर के बारे में, मतलब दिमाग के अंदर अगर नस फट के ब्लीडिंग होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट जब पहली बार जब कैजुअलिटी आया था ये फटने के ब्लीडिंग के साथ, तो अगर उसका कंडीशन तब ठीक था, होश में था, बात बात कर रहा था, चल फिर रहा था, एंड सारा ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हो जाए तो यूजुअली आउटकम भी अच्छा रहता है। एंड ये इन अ वे इसको हम क्यूरेबल डिजीज कह सकते हैं। मतलब एक बार क्लिप लग गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। हालांकि हाँ, रिपीटेड इंटरवल में हमें स्कैन करके ये कंफर्म करना जरूरी है कि वहां पे दोबारा एन्युरिज्म तो नहीं बन रहा है। चाहे सेम एरिया में हो सकता है, चाहे कुछ और एरिया में हो सकता है, बट यूजुअली क्लिपिंग को हम एक परमानेंट सॉल्यूशन मानते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो एन्युरिज्म एंड सबअरेक्नॉइड हेमरेज के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।